सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज की वीडियो हम लोग क्लास 11 के, ठीक है, क्लास 11 के जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट 40 एमसीक्यू टाइप का प्रश्नोत्तर इस वीडियो में करेंगे, जो कि आप लोगों के एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो चलिए एक एक प्रश्नों को देखते हैं और आसानी के साथ समझते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न एक नंबर है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित कानून का समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो कानून का समान संरक्षण वाक्य लिया गया है ब्रिटेन से, ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया है। इन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न है कि किसने क्रिप्स मिशन प्रस्तावों को दिवालिया हो रहे बैंकों के चेक की संज्ञा दी थी? तो महात्मा गांधी ने मतलब मिशन प्रस्तावों को दिवालिया हो रहे बैंकों से चेक की संज्ञा दी थी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 3 नंबर है। 3 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? ठीक है, देखिए इस तरह का 2 तरीके से प्रश्न पूछ सकता है, एक अस्थायी अध्यक्ष, एक स्थायी अध्यक्ष। अगर पूछे गया कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर स्थायी अध्यक्ष पूछते तो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो प्रश्न यहाँ पर है कि संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी ऑप्शन नंबर 1 या ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 4 नंबर है। 4 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना की सिफारिश पर आधारित थी? ठीक है, किस योजना की सिफारिश के आधार पर थी? तो कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर आधारित थी, जो कि 1946 में लाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 5 नंबर है। 5 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नों में से किसका उल्लेख नहीं है? ठीक है, किसका उल्लेख नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा है। तो किसका उल्लेख नहीं है? देखिए समाजवाद का उल्लेख है, बंधुत्व का भी उल्लेख है, पंथ निरपेक्षता का भी उल्लेख है, लेकिन संवाद का उल्लेख नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 6 नंबर है। 6 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? ठीक है, सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होते हैं? तो सर्वोच्च सत्ता किसके पास होती है? जनता के पास। जनता जिसको चाहेगा उसको नेता बना सकता है, उसको जिसको चाहेगा उसको प्रधानमंत्री बना सकता है। इसीलिए भारत की सर्वोच्च सत्ता किसके पास होती है? जनता के पास, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 7 नंबर है कि संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा है? ठीक है, देखिए प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा है? तो राजनीतिक जन्म कुंडली कहा था के.एम. मुंशी ने, ठीक है, के.एम. मुंशी, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 8 नंबर है। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नों में से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? ठीक है, देखिए यहाँ पर राजनीतिक अधिकार नहीं है प्रश्न पूछा गया है। तो राजनीतिक अधिकार क्या नहीं है? जैसे मत देने का अधिकार, ये राजनीतिक अधिकार है, निर्वाचित होने का अधिकार, ये भी राजनीतिक अधिकार है, स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार, ये राजनीतिक अधिकार नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 9 नंबर है। 9 नंबर प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया? ठीक है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? देखिए जैसे कि मौलिक अधिकार पहले 7 थे, लेकिन जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है इसको हटा दिया गया। अब मौलिक अधिकार कितना हो गया? 6 हो गया। तो इसमें किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न इसमें 10 नंबर है। 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नों में से कौन सा मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया गया? तो अभी देखिए संपत्ति का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नों में से किस दस्तावेज में सबसे पहले भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लेख मिलता है? ठीक है, कौन से दस्तावेज में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो 1928 के नेहरू रिपोर्ट में, ठीक है, 1928 की नेहरू रिपोर्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 12 नंबर है। 12 नंबर है कि बेगार की मनाही किस मौलिक अधिकार में नहीं थे? ठीक है, बेगार की मनाही किस मौलिक अधिकार में नहीं थे? तो कौन से मौलिक अधिकार में नहीं थे? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है, जो कि बेगार की मनाही से संबंधित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 13 नंबर है। 13 नंबर प्रश्न है कि भारत में सूचना प्राप्त करने का अधिकार, यानी आरटीआई जो 2005 का किस प्रकार का अधिकार है? तो देखिए सूचना प्राप्त करने का अधिकार किस तरह का अधिकार है? तो यह एक कानूनी अधिकार है, ठीक है, क्या है? कानूनी अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें है 14 नंबर कि संविधान के किन प्रावधानों को न्याय योग्य नहीं माना गया? ठीक है, संविधान की किस प्रावधानों को न्याय योग्य नहीं माना गया है? तो राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत को, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है।
अगला प्रश्न इसमें 15 नंबर है कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के 43वें अनुच्छेद में है। ठीक है, 43 यानी 43 अनुच्छेद में है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 16 नंबर है। 16 नंबर प्रश्न है कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत को किसने भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की घोषणा किया। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को मतलब भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की घोषणा किसने की। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 17 नंबर है। 17 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकार पर प्राथमिकता प्राप्त है। ठीक है, देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकार में प्राथमिकता का प्राप्त है, तो कौन से मतलब है। तो समस्त नीति निर्देशक सिद्धांत को, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें है 18 नंबर की एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किससे संबंधित है। ठीक है, देखिए एक व्यक्ति एक ही वोट दे सकता है, ये किससे संबंधित है। ये राजनीतिक समानता से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 19 नंबर है। 19 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह संबंधी कोई विवाद का निपटारा कौन करता है। तो राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह संबंधी, जैसे वोट देने जाते थे एक चुनाव चिन्ह मिलता है ना हम लोग को, तो चुनाव चिन्ह संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है। तो विवाद का निपटारा करता है भारत के चुनाव आयोग, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 20 नंबर है। 20 में प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग मतदान करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री का वोट होता है तो हम लोग जनता चुनाव करते हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें कौन लोग मतदान करते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं संसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, संसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यगण, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न इसमें 21 नंबर है। 21 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, तो अगर संवैधानिक तंत्र ही नहीं विफल हो जाए तो क्या होगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस पद में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न इसमें है 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए संसद के प्रत्येक सदन में कितने बहुमत की आवश्यकता होती है। जैसे राष्ट्रपति के विरुद्ध यानी राष्ट्रपति के पद को हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है, तो संसद के कितने बहुमत की आवश्यकता है। तो संसद के बहुमत की आवश्यकता है कि जितना कुल सदस्य रहेगा, कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत। ठीक है, यानी कुल सदस्य का 2/3 बहुमत, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें है, वही प्रश्न यहाँ पर घुमा कर दे दिया 23 नंबर की प्रधानमंत्री को हटाने के लिए। तो प्रधानमंत्री को हटाने के लिए क्या लगाया जाता है। प्रधानमंत्री को हटाने के लिए यहाँ पर मंत्री को हटाने के लिए अविश्वास का प्रस्ताव पारित किया जाता है, और राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर है प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री को हटाने के लिए साधारण बहुमत से लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव पास किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 24 नंबर है। 24 नंबर प्रश्न क्या है। 24 नंबर प्रश्न यहाँ पर है, एक सेकंड, 24 नंबर है कि लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है। तो कितने बहुमत की आवश्यकता होती है, साधारण बहुमत, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 25 नंबर है। 25 नंबर प्रश्न है कि किस बल पर राष्ट्रपति अपने विशेष अधिकार का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति अपना विशेष अधिकार किस बल के तहत अपना पूरा कर सकता है। तो कौन से बल के तहत, तो गैर धन विधेयक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि संसद में शामिल है। तो संसद में 3 लोग शामिल होते हैं। संसद में 3 लोग शामिल होते हैं, एक राष्ट्रपति शामिल होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा, यानी 3 लोग संसद में शामिल होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन शामिल होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 27 नंबर है। 27 नंबर प्रश्न है कि भारत में लोकसभा के स्पीकर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, देखिए यहाँ पर असत्य पूछा गया, तो कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। तो देखिए स्पीकर संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, तो ये तो सत्य है। स्पीकर बनने के बाद उसे अपना पद से त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है, ये आवश्यक नहीं है, तो मतलब इस तरह से यहाँ पर सत्य कर सकते हैं। उसे लोकसभा के सत्र बुलाने का अधिकार है, तो ये मतलब असत्य कथन है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 28 नंबर है। 28 नंबर प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, देखिए उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट के न्यायाधीश को उनके पद से किससे हटाया जा सकता है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है यहाँ पर किसके द्वारा, संसद के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 29 नंबर है। 29 नंबर प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार में कौन से विवाद आते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय में
में मौलिक अधिकार से संबंधित कौन से आते हैं? तो आते हैं केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 30 नंबर है। 30 नंबर प्रश्न है कि संविधान की किस अनुसूची में भारतीय संघ में शामिल राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया? ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का कौन से अनुसूची में उल्लेख किया गया है? तो पहली अनुसूची में। जैसे कि भारत में अभी कितना राज्य है? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है? पहली अनुसूची, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 31 नंबर है। 31 नंबर प्रश्न है कि संघीय व्यवस्था उन देशों में उपयुक्त होता है। ठीक है, संघीय व्यवस्था कहाँ उपयुक्त होता है? मतलब कहाँ सबसे अच्छा होता है? जहाँ पर राज्य आकार बड़ा हो या वहाँ सांस्कृतिक विविधता हो। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 32 नंबर है। 32 नंबर प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 33 नंबर है। 33 नंबर प्रश्न है कि भारत में क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत में क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक है, तो केंद्रीय गृह मंत्री यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, तो केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। अगला प्रश्न इसमें 34 नंबर है कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्रफल 3 राज्यों से फैला हुआ है? ठीक है, 3 राज्यों से फैला हुआ कौन सी केंद्र शासित प्रदेश है? तो पुडुचेरी, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें है 35 नंबर कि निम्नों में से कौन पंचायत के संबंध में 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है? ठीक है, 73वां संविधान संशोधन की विशेषता कौन नहीं? तो ऑप्शन ए कि प्रत्येक स्तर पर पंचायत अध्यक्षों का प्रत्यक्ष चुनाव, तो यही विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें है 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि किसी स्थान की शहरी क्षेत्र घोषित करने के लिए न्यूनतम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? जैसे किसी स्थान का शहर कहेंगे तो उस स्थान की कितनी जनसंख्या होना चाहिए? तो उस स्थान की न्यूनतम जनसंख्या 50,000 होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या 50,000 होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 37 नंबर है कि यह अच्छा सेवक किंतु बुरा स्वामी है, किसके बारे में कहा गया? तो अच्छा सेवक किंतु बुरा स्वामी है, यह कहा गया है किसके बारे में? तो यह कहा गया है नौकरशाही के द्वारा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 38 नंबर है। 38 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा देश है जहाँ लोक सेवकों को संसदीय चुनाव में भाग लेने की छूट है? ठीक है, संसदीय चुनाव में भाग लेने की छूट है, तो किसमें संसदीय चुनाव में भाग लेने की छूट है? तो फ्रांस में, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 39 है कि मंत्री परिषद की बैठक का एजेंडा कौन तैयार करता है? तो मंत्री परिषद की बैठक किस तरह की होगी, इसका एजेंडा कौन तैयार करता है? तो इसका एजेंडा करता है जो कैबिनेट के सचिव होते हैं, यानी कैबिनेट सचिव एजेंडा तैयार करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 40 नंबर है। 40 नंबर प्रश्न है कि संघीय व्यवस्था को प्रभावित करने वाले संविधान बिल पर कितने राज्यों की विधानसभाओं की सहमति जरूरी है? ठीक है, तो कितने राज्यों की विधानसभा की सहमति जरूरी है? आधे राज्यों में से। ठीक है, आधे राज्य से, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। तो देखिए, जो आप लोग का 40 का 40 एमसीक्यू टाइप का प्रश्न उत्तर इस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल में कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।